हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन के फॉर्मर स्टूडेंट। इनका नाम है हरजोत सिंह तुड़ और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में इन्होंने एग्रीकल्चर में बैचलर्स की है और ये पिछले साल ग्रेजुएट हुए हैं। और अगर हरजोत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैं हरजोत को बचपन से जानता हूं। ये मेरे बचपन से ही इज़ माई नेबर। और मैं जब आई थिंक 8 या नॉट 8 12-13 साल का था तब से मैं जानता हूँ हरजोत को। तो अगर मैं इन्हें बीच में कभी कभी पाजी कहूँ या हरजोत पाजी कहूँ तो वो इसलिए नहीं है कि कोई मतलब इनको मैं सेपरेटली कह रहा हूँ स्पेशली, बट वो शुरू से मेरे को एक आदत है, तो इसलिए वो उस बात पे ध्यान मत देना। और आज हम इनके साथ बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, एग्रीकल्चर इन्होंने जो भी स्टडी की उनके बारे में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और भी बहुत सारी बातें होंगी जॉब के रिगार्डिंग और बाकी सारी बातें। अब हरजोत, वेलकम टू दिस वीडियो। थैंक यू राज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो इट्स फाइन। और फिर सबसे पहले हरजोत से हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में इन्होंने अब बैचलर्स की, वो इन्होंने क्यों चूज़ किया। क्योंकि एग्रीकल्चर, पंजाब इज़ फेमस फॉर एग्रीकल्चर। काफ़ी हाई लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर किया जाता है पंजाब में, राइट। और पंजाब में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एग्रीकल्चर की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर, अगर किसी को स्टडी भी करना है। और आप तो पंजाब से हो शुरू से, और आपके लिए वो एक होमली एनवायरनमेंट भी होता। तो आपने यूसास को क्यों चूज़ किया एग्रीकल्चर करने के लिए, ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। और इससे पहले ये आप बताना कि आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कैसे जागा, क्योंकि इट्स नॉट, एग्रीकल्चर इज़ नॉट वन ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो वन ऑफ द मेन स्ट्रीम कोर्सेज नहीं है, या कह लो कि डिग्री नहीं है। यूजुअली इंजीनियरिंग, डॉक्टर या लॉयर, ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, ज़्यादा बोलते हैं, पेरेंट्स एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को। आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कैसे पड़ा? और थोड़ा सा मैं बाद में ऐड करूंगा कि मैं बचपन से जानता हूँ, वो वाली बातें थोड़ी सी मैं बाद में ऐड करूंगा, बट पहले इनसे पूछते हैं आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कैसे पड़ा और यूसास को कैसे चुना। श्योर। तो सबसे पहले तो थैंक यू राज फॉर हैविंग मी। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कैसे पड़ा, रहा मैं शुरू से एक शहर में हूँ, जलंधर में, और हम तो जानते हैं शुरू से एक दूसरे को। तो लेकिन फिर भी मेरा एक शुरू से एक फार्मिंग बैकग्राउंड था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दे ऑल ग्रू अप ऑन अ फार्म, इवन दो आई डिडंट। बट फिर भी एक मेरे शुरू से मन में थी कि हाँ, मैं खेती बाड़ी के बारे में और जानूँ और अपना जो मेरे रूट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करूं। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई करूं। जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग और लॉ एंड डॉक्टर, मेडिकल, वो ज़्यादा जो पॉपुलर चॉइसेस होती हैं स्टूडेंट्स की, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूल में जाएं, बिल्कुल। बट मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं वही इंजीनियरिंग करूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में, तो इसलिए मैंने चूज़ किया एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए। और रही बात जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ you have come to Canada for studying agriculture. USask University of Saskatchewan one of the best है in terms of agriculture study, वर्ल्डली recognized है, सिर्फ कनाडा में ही one of the best नहीं, वर्ल्ड में one of the best है। बट पंजाब यूनिवर्सिटी like I said is also I would say not something that you can just say कि बकवास है या बहुत ही गंदी है। तो बट आपने यूसास को स्पेसिफिकली क्यों चूज किया? पंजाब भी छोड़ना पड़ा, राइट? पंजाब तो कितना आपको अजीज है, मेरे को तो मालूम है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा युवराज कि पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके। सो दे आर बोथ सेपरेट यूनिवर्सिटीज, PU इन चंडीगढ़ एंड PAU। आई एम टॉकिंग अबाउट PAU स्पेसिफिकली, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, PU की बात नहीं मैं कर रहा था। राइट, या बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था, बट मेरा कोई मन नहीं था वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि जैसे पंजाब में एक अब रुझान चल पड़ा है थोड़े पिछले 10 सालों से कि बाहर कनाडा जाएं या अमेरिका जाएं फॉर हायर स्टडीज़। तो वो मुझे पहले से ही था कि मैंने कनाडा ही जाना है। और एग्रीकल्चर का मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आंसर कर दिया कि क्यों, इसलिए मैंने चूज़ किया कनाडा आने के लिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन पर्टिकुलरली बिकॉज जैसे आपने भी बताया कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर ये है, वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में आता है इनका एग्रीकल्चर प्रोग्राम।
सो जब मैंने रिसर्च कर रहा था अपने चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी की, तो आई रिसर्च ऑल द यूनिवर्सिटीज़ दैट हैड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, एंड आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन कैनेडा आई थॉट दैट जो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है वो बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि जो सस्कैचुअन प्रोविंस है आपको भी पता है कि एक मेनली एग्रीकल्चरल प्रोविंस है, इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर है। और जैसे पंजाब में कनक और चोना, जैसे हम राइस जिसको हम चोना कह देते हैं, वो मेन क्रॉप्स है यहाँ पे भी, कनक, व्हीट एंड कनोला, दीज आर द टू मेन क्रॉप्स। और अदर भी हैं जो लेंटिल्स, दालें। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी भी होगी कि जो हम इंडिया में भी जो दालें खाते हैं, there are high chances that came from Saskatchewan. So originally, जी, जो Saskatchewan है, not originally, but Saskatchewan exports lots of its lentils to India and other countries as well. Oh really? So जो शुरू तो तुम दाला खाने रहे हैं, वो Saskatchewan दी ही हो रही है। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ नहीं खादियां। ते so yeah, agriculture industry ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ, it's a big industry and main contributors to the GDP of Saskatchewan. And that's true. That's why I chose USask for my Bachelor's of Science in Agriculture. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, Right. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ, ਬੈਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PAU ਦਾ ਹੀ ਆ, not just in Punjab but all over India and even in Asia. It's one of the best agriculture universities. So मैंने खालसा कॉलेज जो अमृतसर, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम था एग्रीकल्चर के लिए वो दिया था, उसमें मैं हो गया था सेलेक्ट। और PAU का मैं देने ही नहीं गया था, क्योंकि बाय दैट टाइम आई वाज जस्ट caught up in the process of to coming to Canada. तो wasn't at the top of my priority at that time, so वो मैंने दिया ही नहीं एग्जाम। ओके। yeah. ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता है, लाइक मेरे को मालूम है कि आपने +1 +2 नॉन मेडिकल फील्ड में की है, मेडिकल फील्ड में नहीं। और नॉन मेडिकल फील्ड में +1 +2 करने के बाद यूजुअली जो फर्स्ट वन ऑफ नॉट लाइक टॉप ऑप्शन मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर किसी का नहीं होता है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारी स्टडी रिलेटेड टू बायोलॉजी है ना, वो वाली आपको आनी चाहिए। तो वो वाली चीज़ कैसे आपने टैकल की? आपने अप्लाई जब किया यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में, राइट, तो आपको क्या आपने किसी और प्रोग्राम में पहले अप्लाई किया था, फिर इधर आके कोई चेंज कर लिया प्रोग्राम या फिर कि आपको आपकी मतलब ओवरऑल उन्होंने देखा कि लड़के की एकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया? कैसे सारा एप्लीकेशन प्रोसेस रहा आपका? श्योर। तो सबसे पहले जब हम इंडिया में थे, पंजाब में, इतना पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैसे पूरा प्रोसेस है, क्लासेस, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट यहाँ कैसे है। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने इनको ही फ़ोन किया था कि बता दो मेरे को कैसे करनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि जो अपना IELTS का एग्ज़ाम देते हो आप, और फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद ही रिसर्च की थी, मैंने एजेंट्स को नहीं पूछा कि मैं कहाँ पे जाऊँ, है ना, तो उनको मैंने बताया कि मैंने USask जाना है। तो तब उन्होंने फॉर सम रीज़न इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायो रिसोर्सेज है, उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में मेरे को अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस तो एक डिफरेंट कॉलेज है, और मेरे को तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में जाना है, राइट। और ये भी चक्कर था कि मेरे को लगता है एक रीज़न ये भी था कि एग्रीकल्चर में क्यों नहीं अप्लाई किया तब, क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी नहीं थी। जैसे आपने भी बताया कि नॉन मेडिकल में मैंने किया, तो बायोलॉजी तो नहीं होती उसमें। तो until unless कोई सुपर मेडिकल भी इंडिया में जुटा के दे, राइट। और शुरू से बात आपकी सही है कि मेरा बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था शुरू से। और दूसरी बात, अब तो करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट उसमें। तो तब पेरेंट्स भी वही कहते हैं कि आप नॉन मेडिकल करो या मेडिकल करो, राइट। कॉमर्स और आर्ट्स को इतनी तरजीह नहीं देते पेरेंट्स नहीं देते। तो बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद मेरे को लगता है जो मेरे एजेंट्स थे वहाँ पे पंजाब में, जलंधर में,
उन्होंने यही कहा कि आप कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अप्लाई कर दो, क्योंकि वहाँ उसकी आप जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं नॉन मेडिकल के साथ, वो आपको मिल जाएगी एडमिशन। उदो के फिर तब आपने कौन से कोर्स में किया था अप्लाई? तब कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस था, लाइक कोई मेजर तो हम यहीं पे आके चूज करते हैं, राइट? हाँ, साल बाद डिक्लेयर करना पड़ता है। सो आपके पास यार जैसे एक Just साल का admission समा के होना लिए, होता है, हाँ। आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास यू हैव Yeah. 1 ईयर। तो बिल्कुल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में मेरा हो गया एडमिशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आने के बाद एक यू गेट ए शॉक भी, हाँ यहाँ पे तो रजिस्टर भी खुद करनी पड़ती हैं क्लासेस, और वैसा नहीं है कि जैसे इंडिया में आपको एक you're already what classes you will be going into। तो यहाँ पे आया, 2 स्टूडेंट्स थे अपने देसी पंजाब के ही, उन्होंने बताया कि कैसे पूरा प्रोसेस है ना रजिस्ट्रेशन का, और कैसे कौन सी क्लासेस कब रजिस्टर करनी है, तो वो की। और फिर था कि अब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में जाना है, तो वो कैसे जाया जाए, उसके लिए बायोलॉजी चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने सैस्काटून, जो एक है कि सैस्काटून कैथोलिक स्कूल्स कहते हैं उनको, मेरे को लगता है, जो जितने भी कैथोलिक यहाँ पे स्कूल्स हैं वो रन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया कि मुझे बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी मुझे आई नीड दैट टू अप्लाई टू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो उनके साथ मैंने एक ऑनलाइन बायोलॉजी 30 कोर्स कहते हैं उसे, बेसिकली हाई स्कूल लेवल ग्रेड 12 जो हम वहाँ पे करते हैं वो कोर्स था। तो मैंने पहले साल में साथ वो भी किया ऑनलाइन, और उसको कंप्लीट करने के बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में दोबारा अप्लाई किया, और फिर वहाँ पे मुझे एडमिशन मिली। आप विंटर में आए थे, राइट? विंटर ऑफ 2017, yes। 2017 और विंटर 2017 में ही आपने बायोलॉजी कैथोलिक स्कूल में की? मैंने तभी इनरोल नहीं किया था, मैंने इनरोल किया जाकर मेरे को लगता है मई ऑफ दैट ईयर। तो पहले 4 महीने तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि पहले ईयर के जो कोर्सेज हैं वो मोस्टली सभी कॉलेजेस के लिए जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम ही होती हैं, चाहे जैसे अब तुम कंप्यूटर साइंस में हो, एग्रीकल्चर के लिए, या आर्ट्स एंड साइंस के और जो डिफरेंट मेजर्स हैं उनके लिए भी जो कोर रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं, या केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, व्हाटएवर, मैथ, वो सारी सेम ही होती हैं। तो उस पर मैं फोकस कर रहा था तब, और फिर मैंने जो बायोलॉजी 30, मेरा प्लान यही था कि मैं समर में करूँ, और वैसे ही मैंने किया। तो कोइंसिडेंटली मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी तो नहीं थी मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आ गया था मैं भी, और फिर उसके बाद मेरे को करनी तो कंप्यूटर साइंस थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वाली साइड में जाना था। और फिर बाद में मेरे को भी आगे कुछ ऐसा ही करना पड़ा, बाद में चेंज करना पड़ा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हो गया था, बट फॉर अ टाइम ऐसे लगता है कि मतलब क्या करेगा, क्या करना है, ये वाली चीज़, ये सब चीज़ें मतलब। और मुझे तो पता ही है कि तुम पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो मेजर है वो है, और देन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स ऑफ साइंस, तो वो BSc डिग्री है, और जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वो बी ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे हम BTech कह देते हैं इंडिया में। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को इंजीनियरिंग का दर्जा नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी में, हालांकि मेरे से पूछो डिफिकल्टी वाइज इंजीनियरिंग के मतलब एट पार ही है, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ऐरी गैरी सी डिग्री है, कंप्यूटर साइंस इतनी ईजी नहीं है ना। और एग्रीकल्चर भी ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि वो भी ईजी होगी, है ना। जो बैचलर्स ऑफ साइंस एग्रीकल्चर है वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जितनी हार्ड तो नहीं है। डेफिनेटली सम बायोलॉजी कोर्सेज, जैसे मैंने कहा, स्पेशली जैसे मेरे केस में तो बायोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं थी कभी, वही जो हम क्लास 9, 10th में पढ़ते हैं जो वो थी, 11th और 12th में तो मैंने पढ़ी नहीं थी बायोलॉजी। सो मेरा कोई बेस, जिसे बेस नहीं था कोई तो हाँ, वो फिर यहाँ पे आके पढ़ना पड़ा, जो पता था कि अब पूरी डिग्री में है ही बायोलॉजी और प्लांट साइंस रिलेटेड क्लासेस हैं, तो फिर किया। और पर मुझे लगा कि इतना टफ नहीं था, it's not too hard as compared to other engineering या computer science या कहीं और जो होते हैं, और भी मेडिकल फील्ड, मेडिकल हो तो वो that's a different level of difficulty है। इतने मेडिकल 10 साल लग जाते बंदे ਨੂੰ डॉक्टर बनते ना, more than 10 years।
yes, almost more than 10 well let's not talk about that for ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ you know I grew up in a city for my entire life, so जाने ही पिंड है ना, पिंड जाते थे अपने गांव जाते थे you know occasionally, तो वहाँ पे देखते थे खेतीबाड़ी, हाँ बट कोई एक्सपीरियंस नहीं था, you know कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, बस सुना था पेरेंट्स से, हाँ सुनते थे कि हाँ ये कनक है जो मतलब गेहूँ या ये राइस की, या पूछते होते थे कि ये कौन सी फसल है, ये कौन सा क्रॉप है बताओ, तो नहीं पता होता था तब, बट डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा पता चला पूरा थ्रू आउट डिग्री। डिफरेंट कोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे मेरा मेजर था एग्रोनॉमी, सो जैसे आर्ट्स एंड साइंस में भी डिफरेंट मेजर्स हैं, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है तो वैसे ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में भी डिफरेंट मेजर्स हैं, सो मेरा था एग्रोनॉमी मेजर। सो ये बेसिकली काफ़ी जनरलाइज्ड मेजर है जिसमें सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे सॉयल साइंस के कोर्स हम पढ़ते हैं, प्लांट साइंस, बायोलॉजी, मैथ का एक ही कोर्स है, एक स्टैट्स का कोर्स है, तो बेसिकली तो प्लांट साइंस के जो कोर्सेज हैं वही होते हैं इसमें। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक फील्ड कोर्सेज होते हैं हमारे जो समर में बहुत, आपको भी युवराज ने बताया होगा शायद पिछली वीडियोस में, कोई ज़्यादा कोर्सेज ऑफर नहीं होते आपकी स्टडी से रिलेटेड, स्पेशली थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कोर्सेज का ऑफर होते ही नहीं होते। तो ये एक बात थी कि जो एग्रीकल्चर है वो तो अब विंटर में तो करोगे नहीं खेती बाड़ी है, वो तो समर में ही होनी है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे समर कोर्सेज भी 2-3 ऑफर होते हैं। जैसे एक मैंने किया था फील्ड स्काउटिंग, विच इज़ दैट आप फील्ड में जाते हो, तो फील्ड स्काउटिंग में क्या होता है कि आप देखते हो, मॉनिटर करते हो कि क्या चल रहा है फील्ड में, इंसेक्ट्स का क्या लेवल है, अच्छा, डिजीज, प्लांट डिजीजेज आप रेटिंग्स करते हो, और डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस ऑफ दी डिफरेंट क्रॉप्स वो आप डिटरमिन करते हो। सो उसमें आपको मोर यू नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है उस टाइप ऑफ क्लासेस में, जैसे क्योंकि आप जब फर्दर आप करियर आपका कोई भी एग्रोनॉमिस्ट बनते हो इस डिग्री के साथ, तो आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड का एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट थियोरेटिकल। और जो डिफरेंट हमारी जो थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट क्लासेस भी थी, उनके साथ भी प्रैक्टिकल के लिए लैब कोर्सेज थे उनके साथ, तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिग्री दी प्रैक्टिकल रही है या थ्योरेटिकल? वेल आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। स्पेशली मैं वही बता रहा था कि एग्रीकल्चर में तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल तो कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली ये तो आपको you'll have to get your hands dirty in the field when you go out there for the rest of the life as well, yeah so बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो चाहिए, और वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे। डिफरेंट जो आपको मैंने बताया क्लासेस थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और प्रोफेसर्स सबसे मेरे को लगता है कि आई एम लकी कि जितने मेरे प्रोफेसर्स मेरे को मिले बहुत अच्छे, वेरी सपोर्टिव, और अब जब मर्जी उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके या वैसे भी आप चले जाओ उनके ऑफिस में, and they're always happy to help you and very willing to give you the support and guidance। ये वाली बात मैंने भी देखी है यहाँ पर, प्रोफेसर क्या और भी उनकी लाइक जो टीचिंग फैकल्टी है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है और काफ़ी असिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको ईमेल कर दी और पता चला देखी नहीं देखी रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मेरे को काफ़ी कुछ बच्चे बताते हैं इंडिया में कि कोई रिप्लाई भी नहीं करता है ना, वहाँ पर इंडिया में कोई रिप्लाई भी नहीं करता। यहाँ पे तो खैर आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करके उनके साथ मीटिंग कर सकते हो, मैंने भी 1-2 बार की हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर मिले, जो कि मैं अग्री करता हूँ। और उसके बाद जो आपकी जो ओवरऑल अभी डिग्री के एक्सपीरियंस रहा है, वो कितना अभी आप जॉब कर रहे हो, तो आपको कितना का एग्जैक्टली वो रेलिवेंट रहा है जॉब लाइफ में, और
डिग्री कितनी रेलिवेंट रही है और जो आपने साइड में जॉब्स करी हैं। बीच में हरजोत ने, एक मेरे को याद है जब मैं आया था, मेरा पहला मंथ जो था इधर कनाडा में, मई में आया था मैं 2019 में, तब हरजोत ही वाज डूइंग इंटर्नशिप, एग्रीकल्चरल इंटर्नशिप कर रहा था क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर में, एंड ही वाज गेटिंग, एंड आई आस्क्ड हिम कितनी पे मिलती है ना, तो मेरे को याद है इन्होंने बताया था 17 समथिंग ना, और सस्कैचुअन की मिनिमम वेज $11 और समथिंग है, तो उसके हिसाब से $17 फॉर अ स्टूडेंट फॉर द होल समर 4 months, है ना। इट्स नॉट कि मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है, इट्स रियली गुड। तो आई वाज मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। फिर वो वाला एक्सपीरियंस कितना आपको रेलिवेंट रहा आपकी जॉब लाइफ में? वो ज़्यादा रेलिवेंट रहा या आपकी डिग्री में जो आपने थ्रू आउट सीखा वो ज़्यादा रेलिवेंट है? बिल्कुल। सो सबसे पहले तो यही, मैं जैसे आपने समर जॉब्स के बारे में बात की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आया था यहाँ पे शुरू में, तब तो पता ही नहीं था कि समर जॉब्स नाम की कोई चीज़ भी है। तो पहली समर तो ऐसे निकाल दी, ठीक है, टाको बेल पे काम करके। टाको बेल तब पहला यहाँ पे सस्कैचुअन में खुला था, वहाँ पे काम किया पार्ट टाइम, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब टू। तो फास्ट फूड में काम किया। और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरे को लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दे शुड ट्राई एज मेनी जॉब्स एज दे कैन, एक्सपीरियंस के लिए। बिल्कुल। तो एक चीज की तरफ आपको लिमिट नहीं करना चाहिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस, मीट न्यू पीपल। तो डेफिनेटली अनलेस अगर आपको लगता है कि आप इसमें यू आर लाइक रियली गुड और आप एक एक्सेल कर सकते हो कुछ सर्टेन लेवल तक, आई थिंक फिर रह सकते हैं। या तो टाको बेल में तो क्या ही एक्सेल करोगे। नहीं, वहाँ पे भी किया कि जिन लोग जो टिके रहे वहाँ पे ज्यादा टाइम अभी तक हैं, तो उन्होंने किया एक्सेल ग्राफ, मतलब एक्सेल का वो। फिर बट वही, अगर आपका अब आप पढ़ने यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस या एग्रीकल्चर आए तो आप चाहोगे कि आपकी उसी फील्ड में जॉब है। तो बिल्कुल टाको बेल पहली जॉब थी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे सारी जो नेशनैलिटीज के लोग हैं उनके साथ काम किया, मिले। तो टाको बनाने आ गया, टाको पूरे फराटेदार। तो हाँ, टाको बेल पे तो वैसे फिर जो सेकंड ईयर था तब तक पता चल गया था समर जॉब्स की नाम कोई चीज है यहाँ पे। पर वो मिस कर दिया हमने। मई में शुरू होती है समर जॉब और अगस्त तक जो 4 महीने आपको छुट्टियां मिलती हैं यहाँ पे मई से लेके अगस्त तक छुट्टियां होती हैं 4 महीने। और वो आपकी मर्जी होती है आपने क्लासेस लेनी है कि नहीं, बट ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लाइक हॉलीडे पीरियड है और इस पीरियड में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती काम करने की 20 आवर्स वाली, तो आप जितना मर्जी चाहे काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो समर जॉब्स का ये है कि आपको मोस्ट समर जॉब्स जो है उसकी हायरिंग जो जनवरी में शुरू हो जाती है, कईयों की तो पहले भी हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो समर जॉब्स हैं, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड बट डिफरेंट और भी जॉब्स हैं, जैसे आपने भी किया है काम कंप्यूटर IT सपोर्ट, तो बिल्कुल उनकी जनवरी में हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक हमें पता चला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे कोर्स में मेरी क्लास में सिर्फ हम 2 ही देसी थे, मैं और मेरा फ्रेंड, जब जो हम 2 ही पंजाबी थे, बाकी सारे गोरे। तो उनको तो पता होता है क्योंकि यहाँ पे वो पले बड़े हैं और उनके पहले कनेक्शंस भी हैं और उनके पेरेंट्स भी मोस्टली वो ज्यादा जो एग्रीकल्चर वाले हैं फार्म्स से ही आते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स सभी यहीं पे पहले पड़े हुए हैं, उनके कनेक्शंस भी पहले से बने होते हैं, तो उनको पता होता है। तो हमें तो पता ही नहीं था। तो सेकेंड ईयर में जैसे मैंने बताया कि तब अब जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन तब लेट हो गए, तो फिर टाको बेल पे किया तभी भी काम। तो बट तब एक बात मन में ठान ली कि समर जॉब लेनी जो नेक्स्ट समर आएगी उसमें पक्का समर जॉब लेनी है। तो फिर बिल्कुल अप्लाई पहले कर दिया था, फिर अगले समर के लिए दिसंबर जनवरी में अप्लाई करना शुरू कर दिया था और बाय फरवरी इंटरव्यूज भी आने शुरू हो गए। और लकीली तब मुझे जॉब मिल गई क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन का ही एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायो रिसोर्सेज के साथ उनका मतलब उनके अंडर ही है वो क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर, जो मेनली जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, वीट, बार्ली एंड ओट, पैथोलॉजी प्रोग्राम्स हैं, लेंटिल्स ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो वो सारे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे समर जॉब की बार्ली एंड ओट ब्रीडिंग प्रोग्राम में 4 महीने।
और उसी साल तुम भी आए थे, हाँ। उसी समर इनफैक्ट, तभी जब मैंने शुरू की थी, राइट अराउंड दैट टाइम दैट्स व्हेन यू केम। तो बिल्कुल वो एक्सपीरियंस बहुत आपको हेल्प करता है फ्यूचर के लिए। अभी भी मैं आपके जो मेरी करंट जॉब है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपको पता चलता है कि कैसी जॉब्स हैं इस इंडस्ट्री में आगे, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वहाँ पे किया फुल टाइम 4 महीने काम, और लकीली उन्होंने मुझे फिर फॉल और विंटर के लिए भी पार्ट टाइम रख लिया था, कैजुअल जिसे हम कह देते हैं। तो दैट एंडेड अप वर्किंग आउट रियली गुड फॉर मी, बिकॉज मैं कभी भी वहाँ पे, मैं पहले ही अपने मैनेजर को मैसेज कर देता था कि आज मैंने आना है। क्लासेस आपको भी पता है कि सारा दिन तो होती नहीं है। तो जैसे अगर 10 बजे क्लास खत्म हुई तो यहाँ से वॉक करके, पास ही है क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है पर थोड़ा वॉक करनी पड़ती है। तो वहाँ पे चले जाता था, काम किया वहाँ पे 6-7 घंटे, जितना भी 4-5 घंटे। तो वो अच्छा रहा मेरा, वर्कड आउट गुड। एंड फिर था कि अब एक्सपीरियंस मिल गया मुझे, तो मैं और भी जगह पे अप्लाई करूँ नेक्स्ट समर के लिए, meeting new people, building a network। तो उसके लिए फिर मैंने सितंबर से ही इनफैक्ट अप्लाई करना शुरू कर दिया था, उसी साल के सितंबर में। अब आप सोचोगे कि अगले साल मई में जॉब शुरू हो रही है, तो सितंबर में आप अप्लाई करना क्यों शुरू करोगे, कोई सोचता भी नहीं है। बट जो मेजर जो प्राइवेट कंपनीज है, BASF, बेयर क्रॉप साइंस, न्यूट्रिएंट, उनकी सबकी जॉब पोस्टिंग्स जो अगली समर के लिए वो सितंबर में शुरू हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में। कनाडा में मोस्ट ऑफ द जो जितनी भी गुड कंपनीज हैं, सारे अंदर सबका ही ऐसा ही होता है, उनकी अर्ली हायरिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जैसे कि हरजोत ने भी बताया, सितंबर में ही आपको कॉन्शियसली ध्यान रख के अप्लाई करना होता है, अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपको एक वो कंसिडरेशन भी दें, राइट। तो बिल्कुल तब सारी जितनी जो मेन कंपनीज हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की, सब में अप्लाई किया। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था, उसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट सबसे कॉल आई इंटरव्यू के लिए। मेरे को लगता है 5 या 6 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया था, सबसे कॉल आई और इंटरव्यू दिया, सबको इंटरव्यू दिया, और 5 या 6 में से 4 मेरे को ऑफर्स आए, तो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे और जो अच्छी कंपनी थी वहाँ पे मेरे को फिर जॉब मिली, जो BASF है। कितने पैसे मिल रहे थे वहाँ पे? उनका यूनिवर्सिटी में भी, गुड क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी में भी और जो प्राइवेट कंपनीज भी है, यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो आपका जो करंट ईयर ऑफ स्टडी है, अगर आप सेकंड ईयर में हो, अगर फर्स्ट ईयर में हो, तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो जो क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर, जैसे आपने पहले बता ही दिया कि $16-17 मेरे को मिल रहे थे तब मैं सेकंड ईयर में था। और ये 2019 की बात है, तब सस्कैचुअन में कम महंगाई थी आज के मुकाबले और तब $17 की वैल्यू आज के मुकाबले समझ जाओ बाकी फीलिंग। सो BASF, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट जो मेरे को कंपनीज के ऑफर आए, तो जो बेस्ट ऑफर था वो BASF का था। तब मेरे को $22.85 ऑलमोस्ट $23 मिल रहे थे वहाँ पे, तो डेफिनेटली मैंने उनको चूज किया। अच्छी बात उनकी ये भी थी कि वो आपको एक वर्क ट्रक भी देते थे, सो आपकी जो गाड़ी का खर्चा पानी वो that's been taken care of by BASF कंपनी बिजनेस। तो बिल्कुल कंपनी ट्रक था, और वो जो वही वाली ना नहीं, वो लास्ट ईयर की बात है। ओके। तो वो अच्छा था, बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा समर का, बेस्ट समर जॉब एवर। वो था वीट ब्रीडिंग, कनक जिसे आप गेहूं कह देते हैं, उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम है। ब्रीडिंग मतलब कि जो नई वैरायटीज हैं उनके रिसर्च होती है, अभी टेस्टिंग, कैसी यील्ड है, क्या यील्ड है और कैसा उसका डिजीज रेजिस्टेंस, डिफरेंट फैक्टर्स, मैच्योरिटी कितनी जल्दी होती है, क्योंकि 4 महीने का यहाँ पे बिल्कुल ग्रोइंग सीजन है, बाद में तो फिर स्नो पड़ी जाती है जल्दी, तो दे वांट की जो वैरायटी हो जल्दी मैच्योर हो। दैट्स ट्रू। सो वो था, वहाँ पे काम किया 4 महीने, और फिर नेक्स्ट समर थी जो कि 2021 की समर थी। तब तक मैं मई में ग्रेजुएट हो गया था, अप्रैल में। तो फिर था कि अब एक फुल टाइम जॉब ढूंढनी थी, है ना। तो
फिर मैंने BASF के साथ ही अप्लाई की जॉब, पर वो थी कनोला ब्रीडिंग के साथ। तो वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, है वो भी एक समर स्टूडेंट पोजीशन ही थी, बट तब कोविड के कारण जॉब्स का काफी अनसर्टेनिटी थी। तो मुझे था कि चलो कुछ भी मिल जाए अभी एटलीस्ट कम से कम, तो ये ना एम्प्लॉयड रहे बंदा। बिल्कुल, तो ये नहीं था कि मेरे को था कि मैं अब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो उसके बाद कुछ मेरी फील्ड की जॉब हो मेरे पास। तो वो मैंने की अप्लाई, उसमें जैसे मैंने बताया कि फिर तब तक मैं ग्रेजुएट हो गया था, तो ज्यादा पैसे थे बिल्कुल। और पर मेरे को था कि अभी ये तो ज्यादा कितने उसमें मेरे को $25 मिल रहे थे। ओके। और वो और भी अच्छा था क्योंकि उसमें हमें वर्क ट्रक घर पे भी लेके आने को वो वाली वही वाली वैन भी थे और ट्रक्स भी थे। ट्रक मतलब कि पिकअप ट्रक। So that's definitely a privilege अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करते हो। पर्क्स तो ऐसे होते हैं, पर्क्स तो है ही है, अच्छे पैसे भी होंगे और अच्छे और पर्क्स भी होंगे। तो वो जब मैं जॉब कर रहा था, साथ साथ ये था कि अब ये तो 6 महीने के लिए ही है, अब कोई फुल टाइम और भी आगे। तो फिर मैं आया अपने बैक टू बेसिक्स क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ पे कनेक्शंस बने हुए थे। तो लकीली वहाँ पे एक पोजीशन निकली रिसर्च टेक्नीशियन की वीट ब्रीडिंग के साथ, वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया और हायर हो गया और अब वहीं पे काम कर रहा हूँ। ओके। ever since I left BASF। अच्छा, और वहाँ पे अभी कितने मिल रहे हैं? वहाँ पे अभी मुझे मिल रहे हैं $28 जी। तो देख रहे हो आप, ग्राफ मतलब ऐसे जा रहा है ऊपर, डिप नहीं है। हाँ, ये कहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी और डेफिनेटली जो क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर है, जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ तो नहीं वो कंपेयर करते पे के मामले में या पर्क्स और जो डिफरेंट पर्क्स हैं उनके मामले में भी। लेकिन फिर भी तब जो मेरे को मिला तो ठीक है, वो एक्सपीरियंस वहाँ पे बन रहा है। और साथ साथ फिर बंदा दूसरी जॉब, अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है उसके लिए भी आप कर सकते हो अप्लाई। और ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा जो फील्ड जॉब जिसे हम कहते हैं कि अपनी जो स्टडी के फील्ड, जैसे आपने बताया मेनली ज़्यादा जो जितनी भी लाइक एक्सपीरियंस का रहा है कि आपके पास स्टार्टिंग में पहले CDC का एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद BSF में भी आपकी हो गई, राइट? वो एक्सपीरियंस आपका मिलता है, आप ऐसे होते रहे। बट ज़्यादा कितना के इम्पोर्टेंट होता है आपके एकेडमिक्स, एग्रोनॉमी के एकेडमिक्स। हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ है कि मार्क्स ज़्यादा मेंटेन करके रखने हैं या बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई चाहिए, वो उसका कितना रोल रहता है जॉब लेने में। और इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी होती है कि उसमें वो काफ़ी ज़्यादा डीप जाते हैं। क्या आपका एग्रीकल्चर का कैसा रहता है सिस्टम? बिल्कुल। सो जो है कि जॉब्स की बात, आपके यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते मेरे एक्सपीरियंस में। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वो आपको कभी नहीं पूछेंगे हाँ कि आपके कितने परसेंटेज आई रही है, 70, 80, 90, वो नहीं पूछते। पर ज्यादा अगर हो तो कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है, आते हैं नंबर तो ठीक है, ले आओ जितने लेके आ सकते हैं। बट हाँ, मेरे केस में ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपके इंटरव्यू में। अगर आप होगी 60-65% वाले, है ना, पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे मिनिमम 50% मेंटेन करने पड़ते हैं हर क्लास में पास होने के लिए। 33 बड़ा साहब नहीं है। यस, यहाँ पे 33% वाला ही नहीं है सिस्टम। तो 50% तो आपको मिनिमम मेंटेन नहीं, 50% आपको चाहिए कोर्स पास करने के लिए। और अगर आपको ग्रेजुएट करना मतलब डिग्री चाहिए आपको, तो 60% ओवरऑल आपको परसेंटेज चाहिए। उससे कम होगी तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये हर कॉलेज की थोड़ी सी डिफरेंट होती है परसेंटेज, वो एग्रीकल्चर की बता रहे हैं। और आप जैसे कह रहे थे, तो वही है कि वो मैं कह रहा हूँ कि वो अगर आप बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ 4 सालों में, इतना टेंशन नहीं पेगी कि क्या चल रहा है क्लासेस में ये वो, तो वो जब इंटरव्यू होगा वो आपको ये तो नहीं पूछेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए, तो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे। तो वो अगर आपके मार्क्स कम थे, आपने नहीं ध्यान दिया पढ़ाई में, तो वो वहाँ पे चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि वो जॉब आपको क्यों ही मिलेगी। हाँ जी। तो बिल्कुल वो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेंगे, सिचुएशनल, जैसे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपको पूछेंगे। तो डेफिनेटली वो आपको पूछते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि वो
आपको जो समर एम्प्लॉयमेंट है, इंटर्नशिप्स है, वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करती हैं। और आप जब तक आप ग्रेजुएट होते, जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ मेरे पास ऑलरेडी 2 साल का मेरी फील्ड में एक्सपीरियंस था। और बाकी तो जो डिफरेंट जॉब्स की मैंने पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी में भी और बाहर भी, वो भी बहुत वो तो है ही है बिल्कुल। तो वो आपको हेल्प करता है डेफिनेटली। और आपको मेन है कि यहाँ पे कनेक्शंस बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपको स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पे सस्कैचुअन में, इट्स अ बिग इंडस्ट्री बट इट्स आल्सो अ स्मॉल इंडस्ट्री एट द सेम टाइम। उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है एग इंडस्ट्री में। अगर कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कोई आपका एग्रोनॉमिस्ट या कोई ब्रीडर, तो उनके कनेक्शंस प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है। और मोस्टली यहाँ पे जितने भी सस्कैचुअन में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो सारे यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन के ग्रेजुएट्स ही हैं। तो सारे जानते हैं एक दूसरे को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्शंस बनाएं और एक अच्छी रेपुटेशन हो आपकी। अगर आपने कोई काम पे कोई गड़बड़ कर रही है तो पहुंच जाएगी आगे बात। So, वो रेफरेंस वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पर लाइक उसको काफ़ी वैल्यू देते हैं और वो काउंटर चेक करते हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि क्लोजली नेट कम्युनिटी है एग्रीकल्चर की, तो अगर कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड रेफरेंस है इनका, तो वो डेफिनेटली दूसरा बंदा भी जानता होगा कि इस बंदे का रेफरेंस डाला है, तो वो उसको फ़ोन करके जब कैसे भी कंफर्म कर लेंगे। तो इट्स रियली लाइक जो कह रहे हैं कि कनेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और जो आपने काम किया है उनके साथ आप एक उनकी गुड बुक्स में रहना काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर आप करियर इजीली ट्रांजिशन अपनी करने चाहते हो यूनिवर्सिटी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली, तो हाँ आप कनेक्शंस बनाएं, सीखें उनसे, जो आपके मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनसे सीखें क्या करना चाहिए, गाइडेंस लें, तो डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और एग्रीकल्चर की जॉब जो है आपकी करंटली, या और जो बाकी भी आपने देखी होंगी और भी सारी जो बाकी जॉब करते हैं, कितने की ज़्यादा ओवरऑल हैक्टिक है, कितने की ज़्यादा फिजिकल है? और ये भी एक सवाल रहता है लोगों के मन में कि अब कनाडा लाइक स्पेशली सस्कैचुअन 4 महीने ही होती है मेनली फील्ड वर्क जो ज़्यादा होता है, बाकी तो स्नो कवर कर लेती है, राइट? तो फिर 8 महीने क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि जॉब लाइफ कैसी है और फिजिकलिटी वर्क की कितनी है और कितना डिफिकल्ट है ना? कि कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं फिजिकल वर्क इतना अच्छा लगता, तो क्या उनके लिए भी ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कि लाइक ज्यादा ऑफिस वर्क है या कह लो कि सिटिंग वर्क है या डेस्क वर्क है? श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैं भी यहाँ पे आया था, मैंने जब विंटर में, आपने जैसे मैंने बताया पहले भी कि विंटर में यहाँ पे आया था, तो मेरे को लगा यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर होता है ना, खेती बाड़ी क्या करते होंगे यहाँ पे, स्पेशली पंजाब से जब आते हैं वहाँ पे तो लाइक सारा साल ही सारा साल ग्रोइंग सीजन है ना। तो यहाँ पे तो 4 महीने गए, तो तब जब मैं आया तब तो मेरे को लग रहा था कि पंगा ले लिया ना यहाँ पे आगे। तो बट नहीं, जब समर में यहाँ पे बहुत अच्छी समर्स हैं, समर में ही खेती बाड़ी होगी बिल्कुल, वन ऑफ दी बेस्ट समर्स, राइट, अदर देन खेती बाड़ी भी। तो हाँ, फील्ड वर्क की जैसे आपने बात की कि वो तो 4 महीने होगा। जैसे मैं वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम करता हूँ, रिसर्च टेक्नीशियन, तो हमें शुरू से लेके मतलब की सीडिंग करनी होती है, जो जितने भी हमारे रिसर्च ट्रायल्स हैं उनकी सीडिंग, फिर उनकी हर्बिसाइड एप्लीकेशन थ्रू आउट द सीजन, कि कोई उनके कोई वीड्स ना हो या कोई डिजीज ना हो, उसके लिए हम डिफरेंट जो एप्लीकेशन है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, वो करते हैं। तो इट्स अ फन जॉब, ट्रैक्टर चलाओ सारा दिन, ठीक है, स्प्रेइंग करो, और फिर हार्वेस्ट के टाइम पे कॉम्बाइन हार्वेस्टिंग। फिजिकल वर्क की बात है तो हाँ बिल्कुल है, आपको भारी काम भी करना पड़ेगा कई दिनों में, कई दिन कुछ भी नहीं काम होता, कम काम होता है, तो वो तो मेरे हर जॉब में मेरे ख्याल से ये होता ही है, right, but not as much in computer science, for example. That's more like a mental yeah, that's true. mentally I meant कि कुछ दिन आपको ज्यादा काम होता है, कुछ दिन कम, वो तो है ही है। तो हाँ डेफिनेटली इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के वाला काम नहीं है, ठीक है, इसमें सेट प्रोसीजर्स होते हैं, जो पूरा एक सेट प्रोसीजर्स हैं, हर साल वो सेम एक आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो करना है, और डेफिनेटली आप गलतियां तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बाहर से देखे तो उसे लगेगा कि ये नॉर्मल चीज है, कुछ ऐसा है, बट वो उसमें बहुत सारा टाइम
और जो पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं, क्योंकि दिस इज रिसर्च विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट सस्कैचुअन बट फार्मर्स ऑल अक्रॉस कैनेडा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम अपने रिसर्च ट्रायल्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, क्योंकि वही जो रिसर्च डेटा हमें मिलेगा बाद में उसी की बेस पे हम और हमारा जो ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर, दे विल मेक डिसीजंस कि कौन सी वैरायटी अच्छी है कौन सी नहीं। सो बिल्कुल फिजिकल वर्क भी होगा, मेंटल वर्क भी होगा थोड़ा बहुत, और जो आप बात कर रहे थे कि विंटर में क्या होगा हार्वेस्ट के बाद। सो हार्वेस्ट जो सीजन है वो अभी राइट नाउ अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता है और एंड टू सितंबर तक चलता है। तो उसके बाद अब सोचोगे कि अब क्या करना है, अब तो हो गया काम, पर नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो जो हमने जो सैंपल्स हार्वेस्ट किए होते हैं उनका यील्ड डेटा देखते हैं कि कितना, जिसे हम पंजाबी से झाड़ कह देते हैं, कि क्या उसका यील्ड क्या है, ठीक है, और उसकी उत्पादकता बिल्कुल तो वो है, वो हमें करना पड़ता है, वो सारा काम अंदर होता है लैब में। सो फिर हाँ बिल्कुल आपको ठंड में बाहर नहीं काम करना पड़ेगा, अंदर ही होगा सारा काम, और काफी रिलैक्स्ड होता है। जो हमारा ग्रोइंग सीजन होता है वो ही ज्यादा इट्स मोर डेडलाइंस होती हैं कि हाँ जल्दी जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल वो आप लेट नहीं कर सकते, वो पहले करनी है, या फिर सीडिंग समर में ओवरटाइम भी ज्यादा मिलता है, ओवरटाइम भी मिलेगा, और अब मोस्टली बाहर काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीडिंग है वो अब होगा कि आप जल्दी और टाइमली फैशन में आप उसे कंप्लीट करें। सेम गोस फॉर हार्वेस्ट, क्योंकि बाद में स्नो अगर पड़ेगी तो फिर पंगा पड़ेगा। सो अंदर यही है, फिर हम जो विंटर में लैब में होते हैं अंदर, सो यील्ड डेटा वो कलेक्ट करते हैं। फिर वो भी आप ही करते हो कि? वो बिल्कुल हम ना, हमारी टीम और रिसर्च टेक्नीशियंस की वही करते हैं। और क्वालिटी टेस्ट होते हैं। सो हमारे क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर में क्वालिटी लैब भी है। सो उसके लिए क्वालिटी लैब टेक्नीशियंस भी हैं, लेकिन हम भी उनको हेल्प करते हैं। सो डिफरेंट टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं टू चेक आउट द क्वालिटी ऑफ द सैंपल्स दैट वी हार्वेस्टेड। वो सारा डेटा होता है, तो वो आपको बिजी रखता है पूरा, मतलब विंटर तक, मतलब फरवरी तक आपको बिजी रखता है वो काम। और कब तक फिर मार्च में दोबारा बिल्कुल नया जो ग्रोइंग सीजन है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, सीड सेटअप एंड ऑल दैट स्टफ। कोई किसी तरह का थोड़ा बहुत भी फील्ड वर्क होता है विंटर में कि नहीं? विंटर में बिल्कुल कोई फील्ड वर्क। और एग्रीकल्चर में ज्यादातर फील्ड वर्क वाली ही जॉब्स हैं कि कोई थोड़ी बहुत हैं ऐसी जॉब्स भी कि जो फील्ड वर्क नहीं है? श्योर। तो जैसे मैं जैसे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में काम किया है ज्यादा, उसी में किया काम, तो उसमें तो समर में फील्ड वर्क होगा। डिफरेंट जॉब्स हैं, जैसे सेल्स में हैं होती हैं जॉब्स, उनका ये होता है कि उन्होंने समर में वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट जो ग्रोअर्स हैं, मतलब फार्मर्स हैं, उनकी फील्ड्स विजिट करते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले बता रहा था, फील्ड स्काउटिंग जिसे कहते हैं, वो करते हैं, देखते हैं कि क्या फील्ड में क्या माहौल है, कोई ज्यादा इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है वो तो नहीं ग्रो हो रही थ्रेशोल्ड लेवल से, अगर हो रही है तो उसका मेक अ नोट ऑफ इट। कंपैरेटिवली लाइट जॉब है वो। हाँ, बिल्कुल लाइट कहूंगा इन टर्म्स ऑफ कि फिजिकल वर्क वैसे नहीं, कोई भारी काम नहीं है, राइटिंग या हाँ, बट ये क्या लॉट्स ऑफ वॉकिंग, पूरा दिन आपने फील्ड में रहना है। यहाँ पे फील्ड कोई छोटी तो होती नहीं है, 2-3 हजार एकड़ के फार्म है, सो दे हैव टू मॉनिटर द एंटायर फील्ड एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन, डिजीज की क्या मतलब सिवियरिटी है, अगर है कितना है, और अगर है तो अगर फिर बेस्ड ऑन दैट कि फार्मर्स को बताना कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, कि कैसे आप इसको कंट्रोल करें डिजीज को या इंसेक्ट पॉपुलेशन को, या अगर कहीं पे सॉइल सैम्पलिंग, एक दैट्स अनदर थिंग टास्क, उनकी जॉब्स होती है सॉइल सैम्पलिंग की, वो फील्ड में जाते हैं, उनका काम विंटर में भी होता है। तो विंटर में भी जाके वो सॉइल टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट लेवल्स कितने हैं, अगर कम है तो फिर वो बताते हैं कि फार्मर्स को कि ये आप फर्टिलाइजर यूज करो to bring up the levels of that nutrient, whatever that is. Okay. तो या वो है। और जो जैसे मैं सेल्स वालों की बात कर रहा था, उन्होंने समर में हाँ उनको ज़्यादा यही है कि फार्मर्स को विजिट करना, उनसे बातें करनी और पूछना, उनको बेचना सामान। और विंटर में उनका बिल्कुल अपना लैब नहीं, कंप्यूटर पे ही डेस्क जॉब ही होगी। Okay. जो भी मैंने वो काम किया नहीं है इतना, सो आई डोंट नो मच, बट आई थिंक मोस्टली वो अपना जो भी सेल्स टारगेट्स हैं, फोन कॉल्स, मेकिंग फोन कॉल्स एंड अदर थिंग्स, जो भी उनका काम होगा, बजटिंग और जो डिफरेंट चीजें हैं वो करते हैं।
तो उसमें बिल्कुल that's an office job. ओके, मेनली ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर स्टडी करने के बाद वो मेनली फील्ड वर्क के रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा मेनली फील्ड वर्क नहीं कह सकते, फील्ड वर्क वाले भी हैं। अगर आपको सेल्स में जाना वो भी है। अगर आपको लैब में कई जॉब्स होती हैं जिसमें ज़्यादा बायोलॉजी रिलेटेड सब माइक्रो लेवल पे, जैसे माइक्रो बायोलॉजी कह देते हैं, सेल बायोलॉजी, उस लेवल पे अगर वो है वो भी कर सकते हो आप। सॉइल साइंस है, तो जैसे मैं बता रहा था शुरू में डिफरेंट मेजर्स हैं, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, एग्री बिजनेस है, अगर आपको सेल्स में जाना है, बिजनेस साइड जाना उसमें जाना है, या फिर आपको अगर सीनियर मैनेजमेंट में जाना है। सो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें आपको सीनियर मैनेजमेंट रोल्स के लिए डेफिनेटली you gotta have some kind of business knowledge. तो उसके लिए एग्री बिजनेस है which combines both agriculture and business के जो कोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अगर उस फील्ड में आपको जाना है मैनेजमेंट में, वो आपको हेल्प करेगा। और क्रॉप साइंस है और एक रिन्यूएबल रिसोर्स मैनेजमेंट है, मतलब काफी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस बेस्ड। सो आप जो भी आपको सही लगता है, मोस्टली यहाँ पे एग्रोनॉमी बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि उसमें सारे कोर्सेज आते हैं, उसमें सॉइल साइंस भी आता है, एग्री बिजनेस के भी 2-3 कोर्सेज आते हैं। सो इट्स अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। हाँ, बाय द टाइम यू आर इन योर थर्ड ईयर या कह लो कि लेटर ईयर्स ऑफ योर बैचलर डिग्री, तो आपके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको एग्रोनॉमी में ही आगे परस्यू करनी है स्टडीज अपनी, कि कोई स्पेसिफिक आपको पर्टिकुलर फील्ड अच्छी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि आपको बिजनेस वाली साइड में जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर एक बंदिश नहीं रहती कि आपने एक बार अगर डिग्री स्टार्ट कर ली तो आप वही करते रहो, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, राइट। हाँ, बट ये बात ज़रूर है कि आपको उसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स बेशक पूरी करनी पड़ेंगी। और एक और चीज़ कि आपके केस में तो ये रहा है कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह लगती नहीं, यू अचीव देम, यू अर्न देम, राइट। हाँ, फिर उसके बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जिसके डिसेंट मार्क्स हैं, लाइक कह लो कि 75-80%, बट उसके पास इंटर्नशिप नहीं है। वैसे जॉब मार्केट कैसी है सस्कैचुअन की, कनाडा की, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल जॉब्स, है ना, और उसके लिए कितनी इजी होगी और सस्कैचुअन में उसको कितना स्कोप है उसका, लाइक इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल जॉब्स? बिल्कुल, स्कोप तो बहुत है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सस्कैचुअन और मेन एग्रीकल्चर प्रोविंस है, सो 3 प्रेरी प्रोविंसेस हम कह देते हैं, जो अल्बर्टा, सस्कैचुअन और मैनिटोबा, ये प्रेरी प्रोविंसेस हैं। और यहाँ पे मेन जो एग्रीकल्चर का जो इंडस्ट्री स्ट्रांग है, और काफी बड़ी इंडस्ट्री है। सो जॉब्स की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में। रही बात की आप कह रहे थे कि एवरेज स्टूडेंट, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ भाई। उसके पास इंटर्नशिप आपके पास एक्स फैक्टर वो है। वही मैं कह रहा था कि अगर अब आपके पास ऑप्शन है अगर इंटर्नशिप करने का, तो क्यों नहीं, है ना। 4 महीने आपको छुट्टियां मिल रही हैं तो आप ट्राई करो। और यहाँ पे बहुत समर जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटी में भी, प्राइवेट कंपनी में भी आपको मिल जाएगी, कोई इतना चक्कर नहीं है। ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, बट जॉब्स की कोई कमी नहीं है। आप अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए। तो अगर आप, मेरे को लगता है कि अगर स्पेशली आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर फुल टाइम जॉब्स ढूंढने जाओगे तो दे विल प्रेफर समवन हु ऑलरेडी हैज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप स्पेशली आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो अगर आप, और आपके पास कोई फार्मिंग का यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाँ, तो फिर वो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो बिल्कुल आपको, बट जॉब्स अवेलेबिलिटी काफी है। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्किल्स गेन करने पड़ेंगे और आपको लाइक एक एज अ एम्प्लॉय हायर होना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रेदर देन कि एक समर स्टूडेंट हायर होना, राइट। तो ट्राई करो, जैसे कि हरजोत ने बताया कि आप समर स्टूडेंट या किसी भी तरह, जरूरी नहीं, फॉल में भी अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो ले लो, है ना। बाकी यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करके, अपने प्रोफेसर्स के साथ, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ कनेक्शन बढ़ाओ, वो भी ऑफर कर देते हैं, राइट। बिल्कुल। और रिसर्च एक्सपीरियंस भी काफ़ी, रिसर्च के बारे में मैंने पूछा नहीं, आपसे पूछ लेता हूँ। रिसर्च एग्रीकल्चर में कितनी ज़्यादा यहाँ पे लाइक होती है और उसके अंदर क्या है जॉब पर्सपेक्टिव्स? बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया, क्रॉप डेवलपमेंट सेंटर जो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन का, वो तो है ही एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट क्रॉप्स के, पैथोलॉजी प्रोग्राम, पैथोलॉजी मतलब जो प्लांट्स के डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी,
प्लांट्स के जो डिजीजेज हैं, बीमारियां, उनके बारे में। सो है ये रिसर्च है। और यहाँ पे तो कनाडा में नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट हर किसी फील्ड में मेरे को लगता है कि रिसर्च की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और रिसर्च करते भी बहुत ज़्यादा है। और इनको जो भी रिसर्च ओवरऑल कनाडा रिसर्च इंटेंसिव है, वेरी रिसर्च इंटेंसिव। और जो इंडिया को भी होना चाहिए। हाँ तो जो इनफैक्ट यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल जो सस्कैचुअन की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट है, वो पैसे देती हैं इनको, बहुत प्रमोट करती है। हाँ, रिसर्च पे तो बहुत ज्यादा दे ले ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग्स ऑन दैट। तो बिल्कुल रिसर्च तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन मेरा ये था कि रिसर्च के रिगार्डिंग जॉब मार्केट कैसी है और उसमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बट आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि जैसे कि गवर्नमेंट काफी प्रमोट करती है, तो इस वजह से रिसर्च में भी काफी ज्यादा स्कोप है। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में जाने में तो आप डेफिनेटली उसके अंदर भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और जैसे जो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं भी अभी रिसर्च टेक्नीशियन की जॉब कर रहा हूँ, सो रिसर्च प्रोग्राम ही है, वो भी है, ओके, है ही रिसर्च है। तो ये है कि अगर आपको फर्दर अगर और रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप मास्टर्स कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि अगर आपको एमएससी करनी है एग्रीकल्चर में तो फीस तो बहुत ही कम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। मेरे को लगता है साल की $5,000-6,000 फीस है। तो जो कम है, कम फीस है, वो कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, वो कम। तो जो एमएससी है अगर आपको करनी है तो बिल्कुल उसके लिए आपको मार्क्स तो अच्छे चाहिए ही हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली हायर देन 75-80% बैचलर्स से ज्यादा ही होगी उसकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हो कि अगर हाँ भी मेरे को एमएससी करनी है तो डेफिनेटली अगर उनके पास रिसर्च फंडिंग होगी और अगर उनके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट तो दे कैन कंसिडर यू फॉर दैट। और उसमें फिर हाँ ज्यादा रिसर्च आप खुद करते हो। मास्टर्स में तो, बैचलर्स में तो चलो ठीक है, एक आपको पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स भी, और बट जो मास्टर्स है उसमें आपका it's more individual, हाँ इंडिविजुअल आपका ज्यादा उसमें रोल रहता है, रोल होगा रिसर्च के लिए। सो आप अपना खुद रिसर्च प्रोजेक्ट जो चूज करते हो कि आपने किस चीज पर रिसर्च करनी है और उसका खुद ही आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो प्रोफेसर तो आपको एक सपोर्ट देगा, इट्स लाइक सपोर्ट सिस्टम, मेंटर। या आपको कोई सिखाएगा नहीं कि हाँ आप ये करो हर चीज पे हर बात टाइम पे बताएगा नहीं। तो उसमें आपका ज्यादा रोल रहेगा। वो बोलेगा कि बस एडिशन कर दो, आप प्लस माइनस आपको आना चाहिए। हाँ। तो हाँ अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है ज्यादा तो यू कैन गो, तब भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। फीस की जैसे मैंने बात की वो कम है, नॉट जस्ट की फीस कम है, आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है, ईयरली स्टाइपेंड। सो यू विल एक्चुअली गेट पेड फॉर डूइंग योर मास्टर्स डिग्री। यस। सो इट्स बेसिकली फ्री तो ठीक है, फ्री भी है और आपको इनफैक्ट पैसे ऊपर से मिलेंगे। तो अगर $5,000-6,000 साल की फीस है, अगर आप और 25,000-26,000 का आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब एक आपको पैसे, मतलब आपकी सैलरी कह लो। तो इफ यू माइनस 25 माइनस 6 या 5,000 कितने 20,000 आपको मिल रहे हैं साल के पढ़ाई करने के लिए। बट ये बात है कि रिसर्च भी एक ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है, बट ये उनके लिए है रिसर्च मेनली कि जिनका इंटरेस्ट है, जिनका पैशन है और इंटरेस्ट है। अदरवाइज साल की आप अगर जॉब करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग एटलीस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन रिसर्च मनी, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर आप you gotta look at the bigger picture। मास्टर्स के बाद फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर और अच्छी भी हैं, जिनकी पे भी बहुत अच्छी है और फिर आपकी ग्रोथ के लिए भी एक प्रमोशंस कह लें आप, वो एक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है उसके बाद। बट 2 साल में फिर वो जो जॉब कर रहा है लड़का या लड़की, वो भी फिर 2 साल में अपने आप को भी एक मोर वैल्यूएबल है। नहीं उस लेवल पे तो खैर नहीं, डिपेंड करता है कि कैसा वर्क किया है। जो बैचलर्स के बाद आपको जॉब्स हैं मेनली, जैसे एग्रोनॉमिस्ट या रिसर्च टेक्नीशियन जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, वो होगी। पर अगर आपके पास मास्टर्स होगी तो आपको हायर लेवल जॉब्स मिलेगी, रिसर्च ऑफिसर पोजीशन। बट 2 साल के अंदर कोई ऐसे जो लाइक फॉर एग्जांपल मास्टर्स करने के बाद जो एंट्री लेवल जॉब है, वो उस लेवल तक जो बैचलर वाला बच्चा है वो 2 साल में नहीं पहुंच सकता? मास्टर्स की एंट्री लेवल की जॉब नहीं,
नहीं, जो आपको स्किल्स जो हायर लेवल जो मास्टर्स में मिलेंगी, वो आपको मास्टर्स में ही मिलेंगी। और वो जॉब्स की जो यू नो दे आर हायर लेवल जॉब्स, वो बैचलर्स के साथ आपको मिलेंगी, लेकिन 8-10 साल बाद वो तब आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मास्टर्स आपके लिए उस हिसाब से बेनिफिशियल है, और ऑल्सो कि वो एक आप रिसर्च में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो भी काफी एक बड़ी बात है। बट ऐसा लाइक कंप्यूटर साइंस में थोड़ा डिफरेंट है, कंप्यूटर साइंस में, बट एग्रीकल्चर में गुड टू नो। मेरे को शायद था कि ऐसा होता है कि लाइक आप अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपका तो आप एक्सेल करते हो, मास्टर्स की बात लेवल की बात हो जाती है। बट नहीं, हरजोत ने बता दिया, इट्स गुड टू नो। तो अगर आपका मन है मास्टर्स करने का, पीएचडी करने के बाद, पीएचडी सिर्फ वही करें जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या जिन्हें प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर या यू नो जो एकेडमिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए पीएचडी एक ऑप्शन है। पर अगर आप ये कहो कि आपने करनी मास्टर्स इन पीएचडी, मैं पहले मेरे को कंप्लीट करना है, तो अगर आप ये कहें कि पीएचडी कर लूं मैं, तो मेरे को और यू नो $2 लाख की जॉब मिल जाएगी, 3 लाख की, ऐसा नहीं है। पीएचडी, इनफैक्ट पीएचडीज जो हैं वो मोस्टली दे आर अंडरपेड, नॉट जस्ट इन कनाडा बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत कम लोग हैं जो पीएचडी करने के बाद भी जो प्रोफेसर। अंडरपेड रिलेटिव टू व्हाट? उनकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि बाय द टाइम आप पीएचडी खत्म करते हो आपकी उम्र भी हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो जॉब्स उनकी होती हैं, जैसे पोस्ट डॉक रिसर्च फेलोज होते हैं डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज के साथ, तो इनफैक्ट दे मेक लेस देन एज अ पोस्ट डॉक, दे मेक लेस देन व्हाट मे बी यू नो पीपल विद बैचलर्स डिग्री आर मेकिंग, और जो मास्टर्स के साथ। हाँ, लेकिन अगर आप यू नो यू आर लकी इनफ टू गेट अ प्रोफेसर जॉब, डेफिनेटली उसमें प्रोफेसर होगी ज्यादा, बट वो एक आपका वो पैशन की बात आ जाती है। पीएचडी वाले तो इतना आपका पैशन है कि मैं एक प्रोफेसर बनूं और मैं 10-15 साल अपने एग्रीकल्चर स्टडी को दूं, एकेडेमिया को दूं। और ये है कि अगर आपको एक गुड पेइंग जॉब चाहिए, अच्छा एक यू नो स्टेबिलिटी चाहिए और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, तो मास्टर्स आई थिंक इज मोर देन इनफ। हां, बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी। बेस्ट, हां, that's masters is the best option, yes। तो फिर करनी है मास्टर्स? बिल्कुल, अभी मैं वेट कर रहा हूँ पीआर के लिए पहले। ओके, परमानेंट रेजिडेंसी भी यहाँ पे एक चीज देखनी होती है। तो यही था कि पहले मेरा था प्लान कि मैं बैचलर्स के बाद राइट अवे मैं अपनी मास्टर्स शुरू कर दूं, पर फिर मेरे को था कि नहीं, अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स की कोई फीस तो इतनी ज्यादा है भी नहीं, तो वो कोई there wasn't an issue, बट ये था कि अब पहले पीआर ले लें, फिर उसके बाद देखें, और तब तक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ये ये भी एक बात है कि अगर आपके पास थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है पहले, और फिर आप मास्टर्स करो, यू नो 1-2 साल काम करने के बाद फिर मास्टर्स करो, तो वो भी अच्छी चीज है, वो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, और फिर बाद में आप मास्टर्स के स्किल्स भी एक्वायर कर लेते हो 2 साल मास्टर्स करके, राइट। और अभी वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इतनी वीडियो लंबी हम नहीं देखते, है ना, पर देखनी चाहिए आपको, आपके लिए वैल्यूएबल। एक और हम पार्ट कर सकते हैं वीडियो का। बातें तो बहुत हैं और भी करने को, सवाल तो और भी बहुत हैं हरजोत को पूछने के लिए, क्योंकि हरजोत का जो ओवरऑल कैनेडियन एक्सपीरियंस इतना रिच है कि मेरे दिमाग में तो काफी सवाल और भी आ रहे हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आज इस वीडियो को अभी हम एंड करते हैं। अभी जाते जाते लास्ट सवाल यही पूछ लेते हैं कि हरजोत, एग्रीकल्चर अगर किसी के मन में अगर कोई ऐसा है सवाल, इंडिया में है जो, या कहीं पे भी है वर्ल्ड में, कि अगर वो एग्रीकल्चर सस्कैचुअन में परस्यू करना चाहता है या चाहती है, वो क्या उनके लिए आप कोई एडवाइस या कुछ आप कहना चाहें? बिल्कुल, सो एडवाइस यही है कि बिल्कुल अगर आपका एग्रीकल्चर में है इंटरेस्ट तो आप बेशक यहाँ पे आएँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की भी, और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा आपको। समर जॉब्स का कह लें, या प्रोफेसर्स जो यू नो दे आर वेरी सपोर्टिव, तो सारा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहेगा। और एक अच्छी बात ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है, यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 डिप्लोमाज ऑफर होते हैं। ओके, वो चारों के चारों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और बायो रिसोर्सेज ही ऑफर करता है।
उनमें से जो 2 हैं वो तो हैं इंडिजिनस लैंड मैनेजमेंट, जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनके साथ रिलेटेड डिप्लोमाज हैं। अगर वो इफ दैट्स योर थिंग गो फॉर इट। बट जो मेन स्ट्रीम डिप्लोमाज हैं वो हैं डिप्लोमा इन एग्रोनॉमी और डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। जैसे मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रोनॉमी की है, उसी तरह एक डिप्लोमा है एग्रोनॉमी का जो 2 साल का है, और एग्री बिजनेस से 2 साल का। तो अगर कोई चाहता है कि हाँ 4 साल भी नहीं पढ़ाई करनी, फीस तो कम लगेगी 2 साल की, तो वो डेफिनेटली दैट्स एन ऑप्शन। और यूनिवर्सिटी का एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और कनेक्शंस बनेंगे यहाँ पे, और समर जॉब्स और वर्ल्ड वाइड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। सो डिप्लोमा जो है वो भी अच्छे ऑप्शन है अगर कोई चाहता है। सो थैंक यू हरजोत। आई विल डेफिनेटली आप एक और मैं डेफिनेटली हरजोत एक क्या ज़्यादा भी बना सकते हैं हरजोत के साथ वीडियो, है ना। तो क्योंकि देखो बात ये है कि मैं तो इन्हें काफ़ी देर से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं काफ़ी देर से जानता हूँ। तो इट्स मोर लाइक कि मैं तो बोलता हूँ कि भाजी है ना वीडियो बना लिए तो इतना वाली गल है ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बट थैंक यू फॉर कमिंग, है ना। तो अभी हम ये वाली वीडियो एंड करते हैं। तो थैंक्स हरजोत फॉर कमिंग इन द वीडियो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड इट वाज रियली वैल्यूएबल इनसाइट्स, है ना, जो कुछ भी आपने बताया अभी लोगों के लिए। आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कोई देखेगा जो वीडियो जो भी देखेंगे उनको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू युवराज and then he can reach out to me for or I can give his contact in the description। तो आप डायरेक्टली उनसे, बाकी अगर आप जैसे अगर आप थोड़ा सा आप सोचें तो इनका नाम सर्च करो गूगल पे, लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल होगी जनाब की। तो आजकल इतना कनेक्टेड है तो इट्स इजी टू रीच आउट ना। तो बाकी उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है कि आप उनके रीच आउट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है स्पेशली कोई पंजाब तो जे कहने आना पुछो, I'll be more than willing to help you out. So thank you again. Yeah. Okay. Love you.